हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। सबको प्यार भरा नमस्कार। क्या माहौल है भाई? बहुत बढ़िया। जुड़ गए जुड़ गए जुड़ गए। शिवानी, सौरभ, लज्जित है। लिज्जत तो सुना था। भयंकर भयंकर। काफी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, एक बार वो वाला जो कहते हैं ना कि ऑब्वियस सा एक सवाल। क्या मैं सुनाई दे रहा हूं? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? हाँ। ओह, ठीक है। चले आगे। होमवर्क दिया था बेटा, कर लिया आप सबने? नमस्कार सबको। लव यू सर। लव यू टू। फुल लव यू चल रहे हैं। कैमरा क्वालिटी। अब यार ये तो तुम्हारे उसके ऊपर, नेट के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ से थोड़ी कुछ चेंज होता है? चलो भाई, ठीक है भाई। अब तो कर लें शुरू। बहुत हो गया, 1-2 मिनट से ज्यादा बकवास नहीं कर सकते। आ जाओ बेटा। आयु बेटा। आज ये पढ़ेंगे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसके बाद एटॉमिक रेडियस भी शुरू करेंगे। होमवर्क नंबर 1। पहले ये वाला होमवर्क किसने कर लिया? फटाफट बताओ। फटाफट बताओ, फटाफट। चलो। लो वॉइस। हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। वैसे तो गला ही खराब है। वॉइस लाल हो रहा वहां तो। वहां तो लाल हो रहा बेटा। सब सही है। लो भाई। 68। सबसे पहले दिमाग लगाओ। मजदूरी नहीं करनी, सबसे पहले दिमाग लगाओ। ये वाला एटॉमिक नंबर आ रहा है, ये तो लेंथेनोइड वाला एटॉमिक नंबर है। ओहो, इसका मतलब है इसका पीरियड तो 6 हो गया। इसका ग्रुप नंबर, इसका ग्रुप तो 3 ही होता है, सबका ही निकालना ही नहीं है, और इसका ब्लॉक एफ होता है। उसके बाद 71, अरे ये भी लेंथेनोइड का आखिरी है, 6 हो गया, 3 हो गया, एफ हो गया। 95, ये तो एक्टिनोइड है, तो ये 7 हो गया, बाकी तो सेम ही रहेंगे। 35, बोलो पीरियड नंबर किसका? इसके जस्ट बाद आने वाली इनर्ट गैस 36 होती है। अरे भाई, तो 36 का 4 होता है, तो इसका भी 4 ही होगा पीरियड नंबर। उसके बाद इसका ग्रुप कौन सा होगा? अब थोड़ा दिमाग लगाओ, किसी ने तो फॉर्मूला लगाया ही होगा। मैं कह रहा हूं फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो? अगर 36 का ग्रुप 18 है तो इसका एक कम कर दो, 17। और 17 वाला पी ब्लॉक में होता है, क्योंकि ये तो जस्ट अगल बगल के ही हैं। अरे थोड़े बहुत अगर इनर्ट गैस के आसपास के हैं तो अंगुली पे ही काउंट कर लिया करो ग्रुप नंबर यार। क्यों परेशान होते हो? 83। ठीक है, 83। अब 83 का पीरियड नंबर हो जाएगा 6, क्योंकि इसके बाद आने वाली 86 है जिसका पीरियड नंबर होता है 6। उसके बाद इसका ग्रुप, चाहो तो 86 से कम कर लो, और चाहो तो 12 नंबर में 80 आता है। मैंने कहा ना, हमेशा याद रखा करो, है ना। जैसे डी ब्लॉक है तो डी ब्लॉक के थर्ड ग्रुप के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। 21, 39, ऐसे वाला। इधर याद होने चाहिए 30, 48, 80। अब 80 अगर 12 पे है ना, 80 अगर 12 पे है, ठीक है, 12 नंबर ग्रुप 80 है, तो 13 नंबर ग्रुप 81 हुआ, 82 हुआ 14, और 83 हुआ 15, तो ये 15th ग्रुप है। चाहो तो आप पीछे से कम भी कर सकते हो, 86 से कम भी कर सकते हो, ये 15 हो जाएगा। और चाहो तो फॉर्मूला भी लगा लेना, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं बेटा, है ना, कोई मनाही नहीं है। 56। अब 54 इनर्ट गैस है, ये पता है। 56 के बाद आने वाली तो इनर्ट गैस 86 ही है, तो यही लिखेंगे। अब इससे पहले वाली इनर्ट गैस 54 खत्म हुई है, जो कि 5वें पीरियड में खत्म हुई थी। अब 54 वहां खत्म हुआ, तो याद रखो कि कोई भी पीरियड वापस स्टार्ट होता है तो एस ब्लॉक से होता है। तो अगले दो एलिमेंट यानी कि 55 और 56, ये तो एस में ही गए होंगे, तो ये दूसरा नंबर ग्रुप हो गया और ये एस ब्लॉक हो गया। ठीक है। 25, 1 कौन लिखा रहे ग्रुप नंबर? 2 है इसका। 1 कौन लिखा? कोई 1 लिख रहा था, इसमें 2 है, ढंग से गलती नहीं।
54 के बाद 55 भी आता है बीच में और फिर 56 है, तो दूसरा ग्रुप होगा ना ये तो। 25 25 25 25 25 का पीरियड नंबर हो गया 4, क्योंकि इसके बाद 36 आएगा। और इसका ग्रुप नंबर कितना होगा बताओ? ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे इसका ग्रुप नंबर? जल्दी फॉर्मूला लगा लोगे? लगा लेना। नहीं लगा पा रहे हो, अगर नहीं भी लगा पा रहे हो तो कैसे करोगे? फॉर्मूला लगा रहे हो ठीक है, फॉर्मूला नहीं लगा रहे हो तो अंगुलियों पे काउंट कर लेना जैसा आपको ठीक लगे, और वैसे फॉर्मूला निकाल सकते हो। 25 नंबर होता क्या है? मैंगनीज होता है। मैंगनीज जो क्या होता है तो 7 नंबर ग्रुप होगा और ये डी ब्लॉक होगा। ठीक है, प्रैक्टिस ही है ये क्वेश्चंस। अगर आपको लगता है कि है, ये सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। 109, अच्छा 104 से 118 तक तो दिक्कत ही नहीं है, पीरियड तो 7, ग्रुप इसका लास्ट की 2 डिजिट यानी कि 9 हो गया, और क्योंकि 109 है तो ये डी ब्लॉक होगा। फिर 111 है तो 7 11 और डी। ठीक है भाई, करेक्ट है। सही है एकदम। ऑल करेक्ट, गुड 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 गुड। कोई कह रहा है दूसरा गलत है, सिक्स्थ थर्ड एफ सही तो है। इनमें फॉर्मूला लगा रहा है क्या? किस किस ने इसके अंदर फॉर्मूला लगाया है? इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो गलत ही आएगा आंसर, मत लगाना। सर नींद आती है आपके लेक्चर में, अरे तो और क्या चाहिए बेटा, और क्या चाहिए? लेक्चर नहीं है, माँ की लोरी चल रही है इधर, नींद आती है। कह रहा काजल तुम सिर्फ मेरी हो, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। ले आजा। काजल से जल पीना चाहता है तू? जल ले लीजिए, थक गए होंगे, जल ले लीजिए। ले, अब देख ये बहुत आसान, ये वाला बहुत आसान। इसमें मैंने सिखाया था कि पीरियड नंबर तो वही होता है जो आखिरी सबसे बड़ा आपको नंबर दिख रहा होता है। मेरे को यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ भी 6 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है और यहाँ भी जो है हमारा 4 है। तो पीरियड नंबर तो इसके जो सबसे आखिरी वाला बड़ा नंबर है, इसमें 6 नंबर है, इसमें भी 6 नंबर है। डार्क हो गया उनके। अब कौन से शहर में रहते हो, लाइट चली जाती है क्या तुम्हारे बार बार? कह रहे डार्क, डार्क है। किल्विस के हो गया, अंधेरा कायम रहे। किल्विस जानते हो, शक्तिमान वाला किल्विश, अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे, ऐसा कुछ करके जाते थे वो। एक और होता था, डॉक्टर, डॉक्टर भी होता था उसमें, पर ऐसे करके बोलता था वो। किस किस ने देखा शक्तिमान? तुम्हारे जमाने का नहीं है मैं मानता हूं, पर देखा तो होगा। आज आप, ये 6 नंबर है, ठीक है, ये भी 6 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये भी 4 नंबर पीरियड। इसको 4 लिख दें क्या? गलती मत कर देना, ये गलती सबने करी होगी, अभी समझाऊंगा क्यों।
फिलहाल तो हम आगे चलते हैं। ये 5 है, 5, ये 3 है थर्ड पीरियड, और ये हमारा फोर्थ पीरियड हो गया। पीरियड में तो दिक्कत है नहीं। अच्छा, इसमें 7 है। ओ हो। हाँ हाँ हाँ, देख रहे हो, ज्यादा पंचायती करने के चक्कर में ये हो गया। अब ठीक है ओ पुत्र, ओ ठीक है। चल ठीक है फिर। तो ब्लॉक की बात करते हैं। अब उसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है, देखो जीनोन एक इनर्ट गैस है। ओके, एक इनर्ट गैस के पास, इस एक इनर्ट गैस के बाद एक इनर्ट गैस किसी भी पीरियड पे खत्म होती है, उसके बाद नया पीरियड शुरू होता है। जो नया पीरियड शुरू होता है उसमें अगले 2 इलेक्ट्रॉन एस में ही जाते हैं, एन एस में। तो ये अगले 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो एस में ही गए होंगे। दिमाग लगाओ, अरे एस ब्लॉक है ये तो, सीधा सीधा दिमाग लगाओ। ठीक है, अब ग्रुप एस के अंदर जो ग्रुप होता है, ब्लॉक पता लग गया हमको एस है, और एस के अंदर जो ग्रुप होता है, ये मुझे पूरा अच्छे से समझाना है बिकॉज मैं ये होमवर्क जरूर देके गया था बट मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं करवाया था उसका, तो ये मैं अच्छे से करवा रहा हूं। अब एस के अंदर ग्रुप नंबर, अपने नोट्स देखो कल लिखवाया है, एस के अंदर ग्रुप नंबर एस में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बराबर होता है। तो एनएस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ग्रुप नंबर 2 हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, सिक्स्थ पीरियड हो गया। ओके, चलो अब हमें यह तो समझ आ गया कि ये इनर्ट गैस खत्म हुई है, फिर अगले 2 इलेक्ट्रॉन एस में जाएंगे, तो अगले 2 तो एस में चले गए, फिर एफ में जाते हैं, फिर डी में जा रहे हैं इसके अंदर। अब हमारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि अरे यार एफ में भी हैं डी में भी हैं, तो डी माने या एफ माने। तो अगर ऐसा एफ और डी में कभी कंफ्यूजन हो तो एक देसी जुगाड़ बता रहा हूं, ये सारे इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना, एक एटॉमिक नंबर निकल के आएगा, और एटॉमिक नंबर अगर निकल के आ गया तो फिर तो तुम बता ही सकते हो कि ये एफ ब्लॉक का है या डी ब्लॉक का है, क्योंकि लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड के एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही होते हैं। कंफ्यूजन है तो वैसे मैंने तो सिखा रखा है कि ये पूरा भरेगा और उसके बाद इसमें जाएगा तो हम डी सोचेंगे। अब ये आधा भरा हुआ और इसमें गया है, यानी ये है तो एफ ब्लॉक का, बट ये वो है सिनेमा गदर लुट गई। अब ये सिनेमा गदर लुट गई में से गदर है 64, जिसमें D1 होता है। आप चाहो तो इसको काउंट भी कर सकते हो, 7 और 1 8 और 2 10, और ये 54 होते हैं, 54 और 10 64। 64 कौन सा होता है? एफ ब्लॉक होता है बेटा, गैडोलिनियम। तो ये गैडोलिनियम है एफ। इसका ग्रुप निकालना ही नहीं होता बिकॉज एफ ब्लॉक आते ही हमें 3 लिख देना होता है। तो याद रखिए जब भी फंस जाओ ना, जोड़ दिया करो। और फंसोगे कहां पता है? डी और एफ में फंसोगे। और मैं कह रहा हूं इसके किसी भी केस में फंस जाओ, इसको एटॉमिक नंबर पे शिफ्ट कर दो। कैसे करोगे एटॉमिक नंबर पे शिफ्ट? इसका एटॉमिक नंबर तो याद होगा ही सरी तुमको, किसी भी इसमें जोड़ देना यार, एटॉमिक नंबर पे शिफ्ट करके केस 2 को केस 1 पे शिफ्ट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट। सर प्लीज क्वेश्चन, ये क्या है? दस्तूर लेके आया हूं मैं, है ये क्या है? बता बता, बात भर रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन नहीं है ये। मायरा है क्या ये? मायरा जानते हो, जो भाई लेके जाता है बहन के लिए, भात भात बोलते से बहुत सी जगह, भात ले गए, तो क्वेश्चन नहीं है ये। ये क्या है जो? अभी क्वेश्चन कितने करा दिए मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 करा दिए। पैदल इंसान, ऐसे 7 तू भी बना ले, फिर और कर ले, मन नहीं भरे और 7 बना ले अलग, फिर कर ले। कितना करना है तेरे को? पूरी पीरियोडिक टेबल है, लिख के कॉन्फ़िगरेशन कर ले सब, जा। कह रहा सवाल बताओ। एटॉमिक नंबर तेरी मर्जी पड़े जो सोच ले, कर ले जा। कह रहे क्वेश्चन कराओगे, सही बात है। यहां फेरे करवा रहा हूं, फेरे करवा रहा हूं क्या मैं? माना पंडित हूं पर फेरे करवा रहा हूं क्या? क्वेश्चन ही तो करा रहा हूं। वो भी आते हैं, आयो करा दूंगा। गधेड़े,
चल। गधेड़े मतलब गधा होता है ना, और वो भी प्यार से ही बोला है तो इसलिए ज्यादा बुरा मत मानना। यस 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 यस। ये देखो, ये खत्म हुआ ब्लॉक, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन एस में गए, उसके बाद डी में गए, तो फिर ये डी हुआ ना, डी लिख दो। उसके बाद ये वाला ग्रुप क्या करोगे, तो डी के अंदर ग्रुप जो होता है वो इसके और इसके दोनों के इलेक्ट्रॉन जोड़ने होते हैं। आपने अपने नोट्स में लिखा है ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 12 हो जाएंगे। ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन, कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं इसका। आजा। 4d10। अब देखो यहां 4 नंबर क्यों नहीं हुआ पीरियड, कौन बताएगा कि सर इसके तो कॉन्फ़िगरेशन में हमें सबसे आखिरी 4 ही दिख रहा है, फिर भी आपने 4 पे क्रॉस क्यों मारा, बताओ जल्दी बताओ, कौन बताएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ और डब्बे के अंदर बैठी हुई इनर्ट गैस को देखो। डब्बे के अंदर बैठी हुई इनर्ट गैस को देखो। डब्बे के अंदर बैठी हुई इनर्ट गैस है क्रिप्टन, और क्रिप्टन जो है वो 4th पीरियड पे खत्म हो जाती है। क्रिप्टन इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ 4th पीरियड। क्रिप्टन लास्ट एलिमेंट है 4th पीरियड का। तो इसका मतलब है क्रिप्टन के बाद अगर आप आगे कुछ लिख रहे हो तो वो 5th पीरियड के रिस्पेक्ट में लिखा जा रहा है। तो सर ये चक्कर क्या हुआ, तो मैं बता रहा हूं ये क्या चक्कर हुआ, सुनो। इसके अंदर ये अपना भाई है पैलेडियम, क्योंकि ये 36 है और ये प्लस 10 है, तो ये 46 हुआ। ये अपना भाई है पैलेडियम, और पैलेडियम भाई में जो है वो 5s0 होता है, तो ये ऐसा होगा 5s0 होता है। अब 0 भले ही होता है इसलिए उसे लिखते नहीं है, मगर इसके अंदर एक हिंट तो छुपा हुआ है ही कि यार 4th पीरियड की इनर्ट गैस के बाद लिख रहे हो कुछ, तो 5th पीरियड हुआ ना फिर। तो इसीलिए ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अलग था, और मैंने कल भी थोड़ा सा इसके बारे में कर दिया था, ठीक है। आइए उसके बाद ब्लॉक, ऑब्वियसली अब पैलेडियम लिख दिया तो बताने की ज्यादा जरूरत तो है नहीं, और आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। डी हो गया। डी ब्लॉक के अंदर इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन जोड़ लोगे तो 10 + 0 10 ही होता है, तो यहां 10 ही आएगा। उसके बाद आता है, यहां पे चलते हैं, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। ओ ओ ओ, चलो रेडॉन है तो ये ठीक है, यहां तो 7वां पीरियड तो लिख दिया। अब ये एस में गया, फिर एफ में गया। अब ये थोड़ा सा क्लियर है बिकॉज डी यहां दिख नहीं रहा है, तो इट इज क्लियर कि ये 3rd ही है, ठीक है। एफ ब्लॉक है और 3rd ग्रुप है, सिंपल है, वो तो दिख ही रहा है। चाहो तो काउंट कर लो, 14 और 2 16, और 16 और 86 कितने होते हैं, तो कोई एक एटॉमिक नंबर आएगा, 102 आएगा मेरे ख्याल से, 102। ये टोटल मिला के 102 हो रहे हैं। अब 102 क्या होता है, एक्टिनोइड होता है, वो कर दिया सही। 3s2 3p3, ठीक है। तो यहां पे देख लो। अच्छा, सबसे जल्दी पी ब्लॉक पता चलता है, पता है क्यों, सबसे जल्दी कभी किसी कॉन्फ़िगरेशन में np इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो वो 100% पी ब्लॉक है। अभी बताऊंगा क्यों, बात याद रहेगी। 3rd पीरियड मैं पी लिख रहा हूं क्यों, क्योंकि इसमें np इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और पी का जो ग्रुप निकलता है वो निकलता है 12 + p इलेक्ट्रॉन, तो यहां 15 आ जाएगा। कैसे निकाला, 12 + np इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे निकाला। तो p का जो ग्रुप निकलता है वो कैसे निकलता है, s का ग्रुप निकलता है ns इलेक्ट्रॉन से, f का फिक्स होता है 3, इसका मैंने बता ही दिया। एक एग्जांपल में मैंने वापस तरीके भी लिख दिए कैसे निकाला है। फिर यहां आता है अगेन, देखो np इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैं p लिख दूंगा, और फिर यहां पे कितना हो जाएगा 14, बिकॉज ये भी क्या है 12 + np इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरे का ग्रुप समझ नहीं आया बेटा, एफ ब्लॉक का तो 3 ही होता है। क्यों नहीं समझ आ रहा तेरे को, क्यों नहीं समझ आ रहा। तुझे अगर ये बोल देते, तू तेरे घर का एड्रेस तेरे को मालूम है ना, अब तुझे बोल दिया कि यही तेरा घर है, वहीं जा रहा है ना रोज तू, या कोई सिखा रहा है कॉन्सेप्ट से,
कि इसलिए तेरा ये घर है, कोई सिखा रहा है क्या? नहीं ना। एफ ब्लॉक का केस ही ऐसा है कि हमने शुरुआत में बचपन में ही बता दिया था, मैंने जब शुरू किया था चैप्टर तभी बोल दिया था कि इनका ग्रुप तीसरा ही होता है। यही है ना। तो तीसरे का ग्रुप क्यों निकाल रहा है तू? जब एफ ब्लॉक निकल गया तो ग्रुप तीसरा ही है, उसका कोई निकालने का तरीका नहीं होता। एफ ब्लॉक आते ही ग्रुप नंबर थर्ड कर दे। लास्ट 6 होगा, गड़बड़ कर दिया कुछ। 4s 3d 4p, 12 + 2 14 है। क्या 6 होगा रे? सही तो है, सही है एकदम। लास्ट वाला, लास्ट वाले में गड़बड़ है क्या कुछ? नहीं, फोर्थ पीरियड ही है, ठीक है। पी ब्लॉक ही होगा, ठीक है। और ग्रुप 14 ही होगा, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? थर्ड 11 होगा, 10 और 2 12 है ना। यहां 1 होता और फिर 3d10 होता तो 10 और 1 11 हो जाता, जो कि कॉपर होता। ये तो जिंक है। नहीं, अब तुम परेशान ही कर रहे हो, है ना। सारे सही है, सही है, सही है। अब तुम ये स्पैमर बन, वो पैसे लेने आज तुम्हारा पेमेंट होगा दिखे तो बड़ी बड़ी स्पैमिंग कर रहे हो, कह रहे कि अगले को परेशान करो। आज तुम्हारा पेमेंट वाला दिन, सैलरी आएगी दिखे तुम्हारी आज। चलो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, नोट्स नोट्स लिखो। इफ np electrons are present, then p block is confirmed, है ना। अगर np इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी में तो वो p ब्लॉक होगा ही होगा। आप कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन देखो, उसको आप हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? हम कहते हैं कि ns में पहले जाएगा, फिर n-2f में जाएगा, फिर n-1d में जाएगा अगर जाना होगा तो, इन दोनों में अगर जाना होगा तो पहले जाएगा, और फिर नहीं तो इसमें जाएगा, ठीक है। और हीलियम कंट्रोवर्शियल है, उसके लिए कभी ब्लॉक पूछा नहीं जाएगा, याद रख लेना। अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन यहां पहले जाएगा फिर यहां जाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो, मतलब अगर ये 6th पीरियड है या 7th पीरियड है तो फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा। कुछ भी कर लो आखिर में तो यहीं जाएगा, कुछ भी कर लो लास्ट में तो एनपी में ही जाएगा। और अगर तुमको कॉन्फ़िगरेशन में दिख रहा है 3p3 4p3 4p2 6p2, 1 से लेके 6 तक के इलेक्ट्रॉन अगर आपको नजर आ रहे हैं, है ना, 1 से लेके एनपी के अंदर 1 से लेके 6 तक के इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको नजर आ रहे हैं, तो यह बात तय है कि जो चीज सबसे लास्ट में है वो इन सबसे होकर ही गुजरेगी। अरे भाई तो फिर ये वाला तो कंफ्यूजन ही खत्म हो गया कि वो डी है या एफ है या एस है, क्योंकि यहां पर तभी आएगा इलेक्ट्रॉन जब इनमें से जा चुका होगा, जब ये भर चुके होंगे तब ये पहुंचेगा। ये आखिरी डेस्टिनेशन है। अब तुमको कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसा नजर आ रहा है जिसमें एनपी इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा सारा कंफ्यूजन खत्म की, इसके बाद तो कहानी कहीं नहीं जाती भाई, ये तो सीधा सीधा पी ही होगा। क्योंकि अगर हम बात करें सीक्वेंस की तो सबसे लास्ट में पी में ही जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर एनपी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एनपी जो पीरियड आ रहा है उसका, जो पीरियड आ रहा है उसी पीरियड के पी में इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर 6th पीरियड का आ रहा है वो एलिमेंट तो 6p में इलेक्ट्रॉन, 5वें का आ रहा है तो 5p में इलेक्ट्रॉन, चौथे का आ रहा है तो 4p में इलेक्ट्रॉन, तीसरे का आ रहा है तो 3p में इलेक्ट्रॉन, दूसरे का आ रहा है तो 2p में इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है अगर हमें इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो दैट्स इट, वो p ब्लॉक है। Ar का ग्रुप बता दूं बेटा, इनर्ट गैस है, 18 नंबर ग्रुप होता है। कह रहे Ar का ग्रुप बताओ सर। देख रहा, बालक आए हैं 9वीं क्लास के। फिर यहां पे एक पॉइंट तो ये हो गया बेटा। दूसरा पॉइंट, इफ n माइनस, या यूं रख लीजिए 4
एस ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन मस्ट नॉट बी प्रेजेंट into n-2f and n-1d subshells। अब देखो एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक जो है, अब देखना फर्क देखना, आप इसको एस ब्लॉक बोलते हो। एस ब्लॉक किसको बोलते हो? एस ब्लॉक देखना, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं। एस ब्लॉक किसको बोलते हो? जिसमें NS1 और 2 होगा। आप कॉन्फ़िगरेशन में NS1 और 2 देखोगे, आपके दिमाग में आएगा कि एस ब्लॉक है। मगर अगर आप डी ब्लॉक में जाओगे तो आप देखना कि ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन, लेट सपोज मैं यहां पे कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, मैंने लिख दिया आर, मैंने लिख दिया यहां पे आर्गन, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया इसमें क्या, 3D, पहले 4s आएगा, 4s1 और 3D5, ऐसा लिख दिया। अब आप क्या करते हो, अच्छा बुक्स के अंदर ये इधर लिखा होगा, ये इधर लिखा होगा, तो ये और ज्यादा कंफ्यूज होगा। ऐसा कि आपको यहां दिख रहा होगा 3D5 और यहां 4s1 दिख रहा होगा, आपकी नजर तुरंत ऐसे पड़ेगी कि NS1 और 2, और आप यहां पे फटाक से देखोगे, सिली मिस्टेक करोगे, कह रहे ओहो यस ये NS1 है, तो क्या मैं इसे एस ब्लॉक बोल दूं? क्या NS1 है तो मैं इसे एस ब्लॉक बोल दूं? तो आंसर है नहीं। NS1 है तो एस ब्लॉक हो सकता था, मगर NS1 और NS2 को देखने से पहले ये कंडीशन चेक करो कि कहीं 1 कम D और 2 कम F में कोई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। अब यहां पे देखोगे तो ये रहा आपका N, ये N है, और ये आपका N-1D है, और इसमें आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। मैंने लिखा इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, मस्ट नॉट बी प्रेजेंट। तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी में इसको NS1 देख के एस ब्लॉक में टिक कर देना। NS1 और NS2 आप देखिए, डेफिनेटली देखिए, मगर साथ में चीज को चेक करिए कि कहीं 1 कम D और 2 कम F में कोई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, और अगर है तो फिर अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस वो यहां कहीं बीच में आएगा, D और F का हो सकता है। तो यहां पर हमें एक चीज क्लियर हो गई कि यहां F का तो सवाल नहीं बनता, तो यहां हमें D ब्लॉक लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो थोड़ा ध्यान रखना, है ना, थोड़ा ये ध्यान रखना। NS1 और NS2 देखते ही ऐसे लपकना नहीं होता, क्या लपक लो, ठीक है। जैसे आप और एग्जांपल कर लो, मैं आपको एक एग्जांपल और करा देता हूं। मैंने यहां जीनोन लिखा, फिर मैंने यहां 4F लिख दिया और 4F14 लिख दिया, ठीक है, या 4F मान लीजिए मैंने 4F4 लिख दिया, ठीक है, 4F4 लिख दिया, ठीक है, 4F4 लिख दिया। उसके बाद मैंने लिख दिया यहां पे 6s2, ठीक है, ऐसा लिख दिया, है ना। बीच में 5D भी आएगा बट वो 0 है। चलो एक काम करते हैं, 4F4 लिख देता हूं, 5D 0 कर देता हूं, और 6s2 लिख देता हूं। अब आप तुरंत उठाओगे यहां से, क्या कह रहे हो, ओहो NS2, क्या इसको भी एस ब्लॉक कर दूं? नहीं, ये देख 1 कम D में नहीं है, मगर 2 कम F में है, दोनों में से कोई भी नहीं में नहीं होना चाहिए। तो यहां पे हम इसको क्या बोलेंगे, यहां तो चलो ये तो खाली है मान लिया, मगर ये तो N-2F तो भरा हुआ है ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, इसे F ब्लॉक लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? बिकॉज, है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन N-2F। और यहां क्यों लिखेंगे? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन N-1D। क्लियर बेटा? तो जरा ध्यान रखिएगा, हाँ कुछ भी नहीं है, आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है, मान लो आपके सामने लिखा हुआ है जीनोन 6s1, अब ठीक है, समझ आ गई, ये 6th पीरियड है, होने को इसके अंदर भी डी होंगे, इसके अंदर भी डी होगा, मगर वो
n-1d नहीं होगा, बिकॉज इसके अंदर भरा हुआ होगा तो वो 5d भरा होगा, सॉरी 5d तो अब भरेगा, इसके अंदर 4d भरा होगा, इसके अंदर 3d भरा होगा। मगर ये अगर आप n की वैल्यू 6 ले रहे हो तो n की वैल्यू 6 का मतलब है n-1 जो है वो 5 होगा। अब आप बोलोगे कि सर इसके अंदर भी तो होंगे ना जिसमें 4d होंगे, d होंगे, तो d में तो इलेक्ट्रॉन है सर इसके अंदर। बेटा मेरी कंडीशन है एक कम d और दो कम f में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर जो d है वो इस n के अकॉर्डिंग, अगर तुम यहां वैल्यू 6 ले रहे हो तो ये तो फिर n-2d हुआ ना, ये n-3d हुआ ना। मैं बात कर रहा हूं n-1d में नहीं होना चाहिए। जो भी n तुम्हारा आ रहा है उससे एक कम d में इलेक्ट्रॉन और दो कम f में नहीं होना चाहिए। अंदर होगा, होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये और गहरा समझा दिया मैंने आपको कि बहुत सारे बच्चे जिद कर लेते हैं कि सर इसमें भी तो 4d है, तो सर d में तो इलेक्ट्रॉन है, फिर इसे s क्यों माना। बेटा d में और f में नहीं बोला मैंने, जो भी आपका पीरियड नंबर है उससे एक कम d और दो कम f देखना है, उससे एक कम। तो वैल्यू वहां 6 आ रही है तो हमें मतलब 5d से है, वैल्यू यहां 6 आ रही है तो हमें मतलब 4f से है, इन दोनों में नहीं होना चाहिए बस। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो गुड, बढ़िया बढ़िया चीजें करवा दी मैंने आपको, बढ़िया 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 बढ़िया। तो अब ऐसा सवाल गलत तो नहीं करोगे? चलो आओ फिर एक सवाल करते हैं। ओ आहो जी, पोलम पोल ए दे पोल 45 सेकंड का, ले वीरे सवाल कर ले। आए बैंगन, उज़मा कह रही है समझ नहीं आ रहा है, अब उज़मा है कि उज़्म है पता नहीं। बहुत आसान है बेटा लिखना, समझ नहीं आ रहा है। वेस्ट स्टेटमेंट है, स्कूल से घर आते थे, मार्क्स कम आते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, तो टीचर का ही नाम ले लेते थे कि उन मैडम का समझ नहीं आता, उन सर का समझ नहीं आता। आसान काम होता है ये, बहुत आसान। और अब इसकी आदत पड़ गई तुमको, हमदर्दी ले लेते हो तुम इस पॉइंट से ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, मैं कितनी मेहनत करती हूँ, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अटेंशन सीकर हो गए हैं आजकल के बच्चे, उन्हें अटेंशन चाहिए, अब वो कैसे भी गेन करे चाहे। नहीं आ रहा तो 10 बार पढ़ ले यार, आ जाएगा, इतना भी मुश्किल काम नहीं है। 63% लोगों ने ही आंसर सही किया है, मगर ये डी वाले जो 16% है ये पता नहीं क्या बेवकूफी कर रहे हैं। देवेश, नयन, केतन, अनुराग, हनीफा, ललित, संपद, कुमार, रोहित, प्रेम, सोनी, चलो भाई सबको बधाई। ले भाई अभी बताया, ये एनएस जरूर है मगर एक कम डी और दो कम एफ में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये खाली चाहिए। अब इसको अगर काउंट कर लो ये डी ब्लॉक आएगा, क्योंकि एफ ब्लॉक में तो डी में 0 रहना चाहिए, गलती से एक या दो हो सकते हैं, दो भी केवल थोरियम में होते हैं, बाकी एक ही रहता है। तो ये 10 आ गए तो डेफिनेटली डी है। ठीक है, उसके बाद यहां पे ये एनएस है मगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये डी ब्लॉक हो गया, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि एफ है नहीं। फिर यहां पे एनएस है मगर एक कम डी में इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये डी ब्लॉक हो गया। अब यहां ये क्रिप्टन है,
अब जो बच्चे कह रहे हैं समझ नहीं आया, मैं उसी को इसको समझाता हूं। मैं वैसे तो ये दिख रहा है कि एस ब्लॉक है साफ साफ, और आंसर आ गया 3 एस ब्लॉक है, मगर मैं इसी को उधेड़ के रख देता हूं। चलो उधेड़ के रखता हूं। उधेड़ के कैसे रखूंगा? ये क्रिप्टन है, क्रिप्टन जो है वो 36 इलेक्ट्रॉन फोर्थ पीरियड तक का गेम होता है, फोर्थ पीरियड तक का गेम होता है। तो क्रिप्टन तक को 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, ये क्रिप्टन तक का गेम है। 36 भरने हैं ना मेरे को, 1 2 3 4 है ना, और यहां पे 6, कितने हो गए 10, यहां पे 2, फिर यहां पे 6, 18 हो गए बेटा, ठीक है। उसके बाद यहां पे 2, ठीक है, कितने हो गए 20, यहां पे 10, कितने हो गए 30, यहां पे हो गए 6, 36। अब मैंने इस क्रिप्टन को उधेड़ दिया। ये क्रिप्टन ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिख लो, क्रिप्टन तक तो ऐसे ही है। फिर क्या आ रहा है आपका 5s2, ठीक है 5s2। जो बात मैं कर रहा था वो बता रहा हूं। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये भी तो डी में इलेक्ट्रॉन है, फिर इसे डी क्यों नहीं माना? तो मैं बोलूंगा इसके रेस्पेक्ट में चेक कर, ये तेरी nth शेल है, 5वां, ये nth शेल है। तो बता बेटा ये जो 4th शेल है ना, इसको आप ऐसे करके भी लिख देना चाहे, है ना, इसको रीअरेंज कर लो। अगर आप इसके हिसाब से लिखना चाहो तो 3D इधर ले आओ, मैं जानता हूं इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, रीअरेंज कर लो, आप उसे रीअरेंज कर लो, है ना, इसको रीअरेंज कर लो, ऐसे कर लो, इसको रीअरेंज कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन तो पहले 4s में ही गया है, मैं सिर्फ उसे रीअरेंज कर रहा हूं। ये 4s2 और ये 4p6, ये देख। अब इसे देख जरा, ये तेरी 4th नंबर शेल है, तो ये n-1 शेल हुई कि नहीं हुई? ये n-1 शेल हुई। और ये तेरी n-2 शेल हुई कि नहीं हुई? हो गई सर। अरे यहां से डिसाइड होगा ना, जो n होगा 5, उससे एक कम 4 4 वाले सारे n-1 होंगे, फिर ये 2 कम वाले सारे n-2 होंगे, ये तेरा n-3 होगा, और ये तेरा n-4 होगा। ऐसा ही होगा। अरे n बोल रहे हो तो n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अब आप इससे क्यों उलझ रहे हो? दिस इज n-1d और n-2d, कौन बताएगा? अरे भाई ये n-2s है, ये n-2p है, और ये n-2d है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू यहां पर कितनी है? 5 है, तो 5 में से 2 निकलेगा, तभी तो 3 3 3 आ रहा है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, अंदर कोई डी भरा है तो भरने दे। मेरे को n-1d से मतलब है, और मेरे को n-2f से मतलब है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर एक कम में कोई डी है ही नहीं। देखो अगर यहां 4d होता और उसमें इलेक्ट्रॉन होता, जो कि होगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी सीक्वेंस वो तो वैसे भी 5s के बाद भरेगा, तो हमारे पास वो कंडीशन ही नहीं आई अभी तक। वो तो वैसे भी 5s के बाद भरेगा ना। ये देखो, ये पहले 5s2 भरा, उसके बाद इसमें जाएगा, वो तो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस वो तो यहां आएगा, वो तो यहां आएगा अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, तो बाद में जाना है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बाद में जाएगा, तो अभी गया ही नहीं ना उसमें, इसीलिए हमारा ये एस ब्लॉक निकला। अब तो ठीक है, उधेड़ दिया हमने इसको। अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आया फिर तो देखो दिक्कत है। ऑप्शन ए एक्सप्लेन कर दूं तो ऑप्शन ए हो तो गया मेरे भाई, पागल वागल है क्या? ये n-1 ही तो है, और ये n-2 ही तो है, ये तेरा n है, तो n-1 में d में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, f में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, दोनों में है तो नहीं है ये s ब्लॉक। तो सर n-p में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? कहीं पे n-p में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? तेरे को 6p में इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, p काट दे। फिर तेरे को ns दिख रहा है, मगर एक कम d और 2 कम f में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो इसका मतलब है s भी काट दे। अब बचा क्या? d और f। बचा क्या? d और f। अब d और f में से कैसे डिसाइड करें? तो जो भी f ब्लॉक होता है, याद कर, तुम पागल हो क्या रे? इतना आसान करके मैंने चीजों को सिखाया, उसके बाद भी तुम मुझसे पूछते हो। किसी भी f ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन उठा के देख ले, उसके अंदर जो n-1d रहता है ना, उसमें 0 ही रहेगा, और या फिर 1 रहेगा, या 2 रहेगा, और 2 वाला सिर्फ थोरियम के लिए होता है। तेरे को यहां कितने दिख रहे हैं? 10 दिख रहे हैं। अब ये तो f ब्लॉक भी नहीं है, ले हटा दे,
क्योंकि एफ ब्लॉक होता तो एक्सेप्शनली, वैसे तो 0 होना चाहिए, एक्सेप्शनली 1 और 2 हो सकते हैं, यहां 10 है। ऐसा कौन सा एफ ब्लॉक था भाई जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे डी में? कमाल है। अरे तो अब अच्छा, बहुत सारे तो ऐसे हैं कि ये पहले क्यों भर रहे हैं, पागल है क्या यार। डे 1 से चिल्ला रहा हूं कि कैसे भी लिख ले इसको, तुझे पता होना चाहिए पहले क्या भरा है। डे 1 से चिल्ला रहा हूं यार, गोबर भरा है क्या दिमाग में तुम्हारे भाई? है सीरियसली गोबर भरा है क्या? यार इतनी भोंट बुद्धि तो नहीं चलेगी यहां पे, इतना भोंट बुद्धि तो नहीं चलेगा भाई। क्या करोगे अगर अटेम्प्ट फिक्स कर दे तो, कि 12th के बाद 2 ही बार दे सकते हो, फिर क्या करोगे? फिर तो मान लोगे ना जो मैं बोल रहा हूं कि गोबर भरा है। यार इतना आसानी से समझा रहा हूं तुमको, समझ नहीं आ रहा है, हद हो गई मतलब। जोड़ ले ना, तेरे को इतनी तकलीफ है तो 54 में ये इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दे जा। नहीं समझाना यार जा, मुझे लगता है फालतू मेहनत कर रहे हैं। ये वाला सवाल तो हो ही गया था, ये वाला सवाल देखते हैं, करके दिखाओ। पोल करना ही लगा, गैस करो, वैसे तो मैं समझा दूंगा, गैस करो। कह रहे सर आप क्वेश्चन पढ़कर हिंदी में भी बोल दिया करो। अच्छा, सब कर ले बेटा तुम्हारे लिए टीचर, सब, सब कुछ, तुम कुछ मत करो। डीपीपी का सॉल्यूशन भी चाहिए, समरी लेक्चर भी चाहिए, रिवीजन के लिए माइंड मैप टाइप का कुछ भी चाहिए, सब चाहिए तुमको। तुम्हारे को नहीं चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, वो दे दो आप। एनसीईआरटी अलग से आप हमें पढ़ाओ, सब करवा दो आप हो ना, पैसे दिए हैं हमने आपको, सब करो, है ना। कड़वी सच्चाई तो ये है कि सब हम कर रहे हैं इसीलिए तो तुम्हारा नहीं हो रहा। कड़वी सच्चाई है ये, समझोगे नहीं तुम अभी। 83% आंसर सही किया है, शायद पिछले साल का याद है ना, और पिछले साल का याद हो ना हो, उन्हें ये पता है कि 126 तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो तुक्के में आंसर उन्होंने 3 लगा लिया। मुद्दा यह है कि मैं अगर यहां पे 119 लिखूं तो अकोमोडेट हो जाएगा, मैं यहां 120 लिखूं तो अकोमोडेट हो जाएगा क्या, मैं यहां 121 लिखूं तो हो जाएगा क्या? मेरे को इनका जवाब चाहिए। 119 अकोमोडेट कर सकते हो क्या? आज की जो हमारी पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, मैं कह रहा हूं मैं अपने नाम पे एक नया एलिमेंट खोज के लाया, 119 रख सकता हूं क्या उसे? 119 को रख सकता हूं क्या? आ गया ना, ये तुक्के वाले हैं, ये तुक्के वाले आ गए आंसर। इसके लिए नो बोल दिया, इसका मतलब है सब तुक्के वाले हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट से किसी ने सवाल नहीं किया। अब मास्टर तो मास्टर होता है बेटा, पता लगा लिया कि तुक्का लगाया कि क्या लगाया, किस कॉन्सेप्ट से तुमने ये सवाल किया पता है, देखा 126, ओ माय गॉड 126 तो होता ही नहीं, टिक कर दो, तो ये तो तुक्के वाले हैं। इसको मैं अकोमोडेट कर सकता हूं, इसको भी मैं अकोमोडेट कर सकता हूं, मगर यहां से फिर मैं आगे जो है वो अकोमोडेट नहीं कर सकता। तो अगर इसमें मैं 119 लिख दूं, इसमें मैं 120 लिख दूं, फिर क्या करते, फिर क्या करते? 121 वो मिनिमम एटॉमिक नंबर है, अब उसमें 126 है तो मैं कह रहा हूं 121 और उससे आगे वाले अकोमोडेट नहीं हो सकते, तो 121 वो पहला एलिमेंट है जो अकोमोडेट नहीं हो पाएगा। अब बात आती है कि क्यों, तो तुक्का तो लगा लिया सर, अब समझा भी दो। बिल्कुल समझाते हैं बेटा, आ जा। अब एक बात बता, वो मेरी पीरियोडिक टेबल कहाँ गई यार, वो बहुत बढ़िया पीरियोडिक टेबल थी। चलो ऐसे ही समझाना पड़ेगा, ऐसे ही समझाना पड़ेगा। ये हमारा 7th पीरियड था, राइट, लास्ट पीरियड ये वाला हमारा 7th पीरियड था। n इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। फिर यहां पे डी ब्लॉक था और यहां पे
ये मेरा 118 था, देख लेना बेटा, है ना, ये मेरा 118 था, यहाँ पे 87 और 88 थे, फिर यहाँ डी ब्लॉक था बीच में, ये रहा, तो ये मेरा क्या था, एस ब्लॉक। देखो इसको, सेवन पीरियड पे नजर मारो, एस ब्लॉक था कि ना, था। फिर यहां पे मेरा ये क्या था, तो ये पी ब्लॉक था कि नहीं था, था। चलो, जो जनरल फॉर्मूला है वो ये कहता है कि कोई भी पीरियड एनएस से शुरू होकर n-2f में जाता है अगर जरूरत पड़े तो, फिर n-1d में जाएगा और उसके बाद np में जाएगा। मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन और पहले इलेक्ट्रॉन्स की तो गारंटियां लेते हैं हम। मतलब किसी भी पीरियड का लास्ट इलेक्ट्रॉन, सॉरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इसकी गारंटी तो लेते हैं हम, लेते हैं, ठीक है। अब मेरा सवाल यह आता है कि 118 तो है आपका 7वां पीरियड है, अब मैं एक इमेजिनरी 8वां पीरियड बनाऊं, है ना, अगर मैं इमेजिनरी 8वां पीरियड बनाऊं, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 8, डेफिनेटली वो ns से ही शुरू होगा, क्योंकि ये चीज हमें क्लियर है कि कोई भी पीरियड np पे खत्म होता है और शुरू अगेन ns से ही होगा, ये हमारी परंपरा चली हुई आ रही है। तो इसका मतलब है कि यहां पर अगर 8वां पीरियड होगा तो 8s से ही शुरू होगा, मतलब अगर मैं 8वें पीरियड की बात करूं तो 8s से शुरू होगा, मगर इसको तो हम 7वें पीरियड में पूरा भर चुके हैं, तो अब यह कहां जाएंगे, तो हमें यहां पर एक नई चीज की जरूरत पड़ती है। अगर मैं इसे थोड़ा मॉडिफाइड करूं, फॉर 8th इमेजिनरी पीरियड, ये जाएगा ns, उसके बाद ये जाएगा n-3g में, अब उसके बाद n-2f, उसके बाद n-1d में, और उसके बाद ये np में जाएगा। समझना मेरी बात को, अभी भी हम शुरू कर सकते हैं, 8वां पीरियड शुरू कर सकते हैं, और शुरू करेंगे तो हम कितने इलेक्ट्रॉन्स की गारंटी ले सकते हैं, तो 8s में हम इसकी 8s की गारंटी ले लेंगे, 8s। उसके बाद लेकिन मेरे को 5g चाहिए, यानी कि मुझे g सब शेल भरेगी मेरी। नियम कहता है, आप n+l रूल करके देख लो ना, आपके पास n+l रूल बना हुआ है, वो वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, आप उसमें 8वां पीरियड शुरू करो, आप उसमें 8वां पीरियड शुरू करो, इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करो उसमें, आप 8वें पीरियड में आप देखोगे कि 8s के बाद जो एरो है वो 5g पे जाएगा, 8s के बाद जो एरो है वो 5g में जाएगा, और 5g के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका क्या, 2 तो ये हो गया 6f, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7d, और उसके बाद ये 8p में जाएगा। तो हम इन 2 इलेक्ट्रॉन की गारंटी तो ले लेंगे, यानी कि 118 के बाद मैं यहां पर 119 प्लेस कर दूंगा, मैं यहां पे 120 प्लेस कर दूंगा। प्रॉब्लम वही है कि अब जी सब शेल भरेगी, तो 121वां इलेक्ट्रॉन जी में जाएगा, 121वां इलेक्ट्रॉन जी में जाएगा, जो कि हमारे पास आज की तारीख में जी के लिए कोई ब्लॉक ही नहीं बना हुआ है। हमारे पास एस ब्लॉक है, हमारे पास पी ब्लॉक है, हमारे पास डी ब्लॉक है, और हमारे पास एफ ब्लॉक है, मगर हमारे पास जी ब्लॉक नहीं है। इसका मतलब है जी ब्लॉक, जब भी कोई नया एलिमेंट आएगा, 121वां एलिमेंट जिस दिन डिस्कवर हो गया, उस दिन पीरियोडिक टेबल का जो फॉर्मेट है वो चेंज होगा, क्योंकि उस जी ब्लॉक के लिए एक ब्लॉक नया बनाना पड़ेगा, उसे कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी आज के में तो हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, यानी कि हम 120 तक अकोमोडेट कर सकते हैं, मगर यहां पे 121 वो मिनिमम एटॉमिक नंबर है जिसको रिक्वायर जी सबशेल। और जी ब्लॉक चाहिए विच इज नॉट प्रेजेंट। अब क्लियर है सबको? तो हमें पता है कि भाई आप देख लो, n+l रूल यही कहता है, 8s अगर आप इमेजिनरी उठाते हो तो 5g में जाएंगे अगले इलेक्ट्रॉन, जी हमारे पास नहीं है, जी ब्लॉक ही नहीं है, तो इसलिए हम 121 के बाद वाले को नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई,
तुम बनाओगे ना जी ब्लॉक, जेन जी। चलो, तो इससे मिलता जुलता अब एक सवाल और है, उसकी लैंग्वेज अलग है, अब करो उस सवाल को। चलो, इसका आंसर तो तुमने 126 कर दिया। अब अब अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो अब करो ये सवाल। क्या कह रहा है सवाल? मिनिमम एटॉमिक नंबर दैट कैन चेंज द मॉडल ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। N+L रूल को फॉलो करना है, वही किया था हमने भी अभी ए टेस्ट के हिसाब से। अब करो ये सवाल, सवाल वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं। आ जाओ। सही है भाई। 79 ही, अभी भी 79 वाले ही हैं। अभी भी 79 है। मतलब 16% वाले, एक्चुअली मैं बता रहा हूं, इनके दिमाग में गोबर है, मैं कह रहा हूं, लिखवा लो मुझसे। और इनका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं। अभी समझाया कि 119 वाला तो आ जाएगा मेरे भाई, अब भी समझाया, सीरियसली यार, कैसे लोग हैं यार। अभी समझाया कि कोई भी पीरियड NS से ही शुरू होगा। अगर तुम कल को 8वां पीरियड डिजाइन करते हो, तो कोई भी पीरियड हो, S ब्लॉक से ही शुरू होगा। अरे भाई, तो ये दो तो चले जाएंगे ना, इनकी गारंटियां ले ले तू, मगर इससे आगे वाले की नहीं ले सकता यार। कमाल लोग हो यार, गजब, मतलब एकदम गजब। सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, खत्म हो चुका है। एक पेपर मुश्किल आना चाहिए, ताकि कदर हो उन बच्चों की भी जो वाकई में काबिल है, काबिलियत रखते हैं। कदर हो इस मेडिकल एग्जाम की, है ना, कदर हो वहां पे जाके डॉक्टर किडनियां बेच रहे हैं, कम से कम ऐसे डॉक्टर ना बने देश में। ऑपरेशन कर रहे हैं, अंदर कैंची भूल रहे हैं, गलत दवाइयां लिख रहे हैं, दवाइयां याद नहीं है। देखो, बात यह है कि ये अगर चलता है तो इसे जिंदगी भर चलाना पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि यहां नहीं चलता और कैसे भी करके यहां पास हो जाएं, तो आगे हमें आराम हो जाएगा। बेटा, अगर यहां गोबर है और इसे नहीं चलाया तो कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। इसीलिए इसका इसका इस्तेमाल कर मेरे भाई। तुझे क्या लगता है दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ 12वीं तक है क्या? फर्स्ट ईयर में जा, एमबीबीएस में सेलेक्ट हो जा कैसे भी करके, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जा। वो पहले साल एनाट में सारी हड्डियों के, सारी क्या बोलते हैं, मसल्स के नाम रटवाएगा ना, तब याद करना कि मैंने खड़े हुए यहां बात बोली थी। ठीक है, वो जब नाम याद करवाएगा सारी मसल्स के, तब तब बात करूंगा मैं तेरे से। और तब मैं बोलूंगा कि इधर आना, क्या कहता था कि रटना है सब कुछ। अभी रटना है सब कुछ, रटने वाली डिग्री करने जाएंगे तुम सब, तुम्हें पता भी है। डॉक्टर बन जाओगे तो दवाइयां रटनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। क्या करेगा उससे? कुछ इलाज है? बीमारी समझ लेगा, फिर दवाई याद आएगी तो ही लिखेगा ना, क्या लिखेगा उसमें? हाँ, कह रहे चिट से पास हो जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर एक दिन तो तेरे से जवाब मांगेगी जिंदगी, एक दिन। कब तक बचता चलेगा? जैसे यहां कैसे भी करके पास हो गया, चिटिंग कर ली, कुछ भी कर लिया, XYZ, आजकल कुछ भी हो जाता है। कॉलेज में चिट लेके गया, फर्रे लेके गया, माइक्रो जीरोक्स छोटी छोटी, सब पास हो गया। एक दिन तेरे सामने पेशेंट आके बैठेगा, अगर उसका इलाज नहीं हुआ ढंग से, वो वापस नहीं आएगा। ऐसे खूब सारे पेशेंट आएंगे, फिर वो वापस नहीं आएंगे। भाई, फिर पैसे कैसे कमाएगा? क्योंकि अल्टीमेटली नाम तो उसी का होगा जो अच्छा इलाज करेगा। इसीलिए ये तो चाहिए। तुम्हें लगता है कि इसके बिना सरवाइव कर जाओगे? नहीं होगा भाई, लगा ले शर्त, 121 को हम नहीं रख सकते। ठीक है। हाँ, और मुझे कोई ऐसे अंधेरे में नहीं रखना तुमको।
अरे बेटा हो जाता है सब कुछ, सब बराबर है, सब ऐसे। कैसे मान लूं सब बराबर है जब सब बराबर मेहनत नहीं करते? तो कैसे मान लूं बराबर? ठीक है, देखो मानो या ना मानो फर्क होता है, किसी को देर से समझ आता है, किसी को जल्दी समझ आता है, मगर आप अपने इस लेवल को पहचानिए और उसके अकॉर्डिंग आपको कितने एफर्ट लगाने हैं तय कीजिए, तो आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। फालतू में ऐसे खुश रहने से कुछ नहीं होता, खुश रह रहेंगे। करो ये वाला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर मोस्ट शेल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्कली मेटल्स। अब ये सवाल थोड़ा करके देखना, ये कहीं लफड़ा ना हो जाए। अब ये सवाल सबसे गहरा सवाल है, सबसे गहरा। इसमें आप कोई भी एक n की वैल्यू अज्यूम कर लो, मतलब जिसको आप हर हर किसी में वही n की वैल्यू उठा के पटकना। मैं यहां पर n की वैल्यू ले लेता हूं, मैं f तो है नहीं तो मैं n की वैल्यू यहां 4 ले लेता हूं। अगर f होता तो मैं 6 ले लेता, मेरे लिए आसान होता, बट f तो है नहीं इनमें कहीं पे भी, तो हमारे 4 से भी काम हो जाएगा। ठीक है, मैं n की वैल्यू 4 लेता हूं। अब मैं करूंगा कुछ नहीं, मैं 4 को मानते हुए चीजें लिखता जाऊंगा। ठीक है, मैं 4 को मानते हुए, याद रखना यहां से यहां तक n-1 d है, सॉरी n-1 है, यहां से यहां तक n-1 है, और यहां से यहां तक n-1 है, और यहां से यहां तक भी नहीं, ये आपका n-1 है। ठीक है, अब इसको समझो, आपको n की वैल्यू, आपने सबके लिए कॉमन एक वैल्यू उठा ली 4। अब आप इसके अकॉर्डिंग इसे अरेंज करो, तो अगर आप इसको लिखते हो तो ये 4s2 4p1 हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि n है, n की वैल्यू कितनी है 4 है, तो n यहां रखेंगे 4s2, फिर n यहां रखेंगे, दोनों n के साथ ही लिखा हुआ है, तो ये भी ns np1। अब जिसको समझदार है उसको तो पता ही चल गया कि np1 में इलेक्ट्रॉन दिख गया तो ये तो वैसे भी s ब्लॉक नहीं है, पहला ऑप्शन तो वो वैसे ही काट देगा। मगर ठीक है, मैं आपके लिए ये भी काम कर लेता हूं, n-1 वाली वैल्यू के साथ इनको लिखो, तो n-1 वाली वैल्यू इसके हिसाब से 3 होगी, तो ये 3s2 होगा और ये 3p0 है। ठीक है, 3s2 3p0 है, तो ये तो वैसे ही गलत ही हो गया, कॉन्फ़िगरेशन ही पूरी तरह से, कॉन्फ़िगरेशन ही पूरी तरह से गलत हो गया, क्योंकि 3s2 के बाद 3p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद 4s में जाएगा, तो ये टेक्निकली कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही गलत हो गया, पूरा का पूरा ही गलत हो गया। ठीक है, टेक्निकली भाई उसे तो गलत ऑप्शन बनाना है, वो कुछ भी बना सकता है, यहां पे 0 हो ही नहीं सकता, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले नहीं जाएगा। ठीक है, टेक्निकली गलत हो गया, हटाओ, गोली मारो इसको। इसको उठाते हैं, इसको उठाते हैं, तो यहां से आपका बनेगा 4s1, और यहां से बनेगा आपका पहला बनेगा 3s2, फिर यहां से 3 ले और यहां p 3p6, फिर यहां से 3d10, ये लो, अच्छी बात है। ठीक है, हमारे पास ns1 है, मगर ये s ब्लॉक नहीं होगा, बिकॉज ये एक कम d में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो d ब्लॉक होगा। चलो ये भी हमारा गया, बिकॉज ये एल्कली मेटल नहीं है। यहां पे आते हैं, आ जाओ, यहां पे आ जाते। ये ns1, इसको मैंने अगेन यहां पे मान लो 4s1 ले लिया, फिर यहां पे मैंने लिया 3s2 और 3p6, करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3p6 तक तुम चाहो तो नियोन लिख सकते हो, अगर तुम चाहो तो ये 4s1 है, यस ये s ब्लॉक होगा। हमारा आंसर आ गया 3। अभी चौथा ऑप्शन भी करके दिखा दूंगा, चौथा ऑप्शन में भी उठा के देख लेते हैं। चौथे ऑप्शन में उधर इन्होंने इधर उधर कर दिया, कोई बात नहीं, हम ns वहां ले लेते हैं, हमारे पास 4s2 है, हमारे पास 4p6 है, और हमारे पास 3d10 आएगा। तो आप इसे चाहो तो रीअरेंज कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे 3d10 4s2 और 4p6 लिख दो। अब ये तो साफ साफ दिख रहा है कि np में इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो p ब्लॉक हो गया बेटा, n की वैल्यू 4 और उसमें इसने इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं, तो ये तो p ब्लॉक हो गया, np में इलेक्ट्रॉन है। ये p ब्लॉक है, ये s ब्लॉक है, ये d ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक नहीं है, क्योंकि वो टेक्निकली उन्होंने गलत लिखा हुआ है, वैसे लॉजिकली गलत लिख दिया, तो आंसर हो गया हमारे पास C। तो ये एल्कली मेटल हमारा ये रहा। ठीक है, इजी क्वेश्चन नहीं है ये, अगर तुम्हें लगता है कि ये इजी है तो नहीं है। यही सेम सवाल जब मेन एग्जाम में आता है, तो पहली चीज तो बच्चा
इस चीज से कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करें, क्योंकि आप आगे तभी बढ़ोगे जब एक इमेजिनरी एन की वैल्यू लेके ऑप्शंस में रखना शुरू करोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे। तो ये सवाल इनऑर्गेनिक का कम गणित का ज्यादा है, ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ा मैथ्स लगाओ इसमें, कि पहले एक वैल्यू अज्यूम करो और वो वैल्यू रख रख के एक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, फिर आंसर निकल निकल के आएंगे आपके पास। ठीक है, सेकंड ऑप्शन वापस समझाऊं भाई, यहां 4 रख दिया, फिर ये सब n-1 से मल्टीप्लाई है, बोले इसके आगे भी जो वैल्यू आएगी वो n-1 होगी, इसके आगे भी जो आएगी वो n-1 होगी, और इसके आगे भी जो आएगी वो n-1 होगी। तो n-1 3 है हमारा इसके अकॉर्डिंग, तो 3s2 3s2, 3p6 3p6, 3d10 3d10। अब यहां से चीज हमें पता है, ये n है और ये n-1 है, n-1 डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। मैंने बोला ना s ब्लॉक होने के लिए n-1 डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, नहीं है। अरे ऊपर वाले में और नीचे वाले में इतना ही तो फर्क है कि इसमें 3d है इलेक्ट्रॉन है और इसमें नहीं है। अभी जितना पढ़ा रहा हूं सब साथ के साथ अप्लाई भी कर रहा हूं, उसके बाद मतलब उसके बाद भी तुम ऐसे करते हो, पता है क्या सर, गलत आंसर। क्या कर रहे हो जल्दबाजी में, NS1 देख के ही तो आंसर कर रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? दूसरे ऑप्शन को वापस समझाओ, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन आज भी तुक्के से ही करना है। कोई कितना ही मास्टर अपना फेफड़ा निकाल के भी बाहर रख देना चिल्ला चिल्ला के कि भाई ये ले फेफड़ा, खराब हो गए हैं, फेफड़े खराब हो गए, फू फू करने से नहीं, चिल्ला चिल्ला के फेफड़ा बाहर आ गया मेरा। उसके बाद भी पूछ रहे हैं कि दूसरा क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि हम तो तुक्के वाले हैं सर, एल्कली मेटल NS1 होता है, हमने नीचे का ऑप्शन देखा ही नहीं सर। कह रहे 4 क्यों लिया? अरे तू 6 ले ले यार, तू 6 ले ले बस, तू 6 ले ले, पर 3 मत लेना, क्योंकि 3 लेगा तो टेक्निकली डी कैसे बनाएगा, 2D नहीं होता ना। अगर तू वैल्यू यहां पे 3 लेगा तो यहां पे 3 लेगा तो इसे 2D बोलना पड़ेगा। अब 2D एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं ना, तो 3 मत लेना, 4 ले सकता है। F होता तो मैं 4 भी नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है कि एक कम वाले में नहीं होगा, वो 3F नहीं होता। ठीक है, तू तू 4 ले ले, तू 5 ले ले, तू 6 ले ले, ले ले भाई, तेरी मर्जी, पर 3 मत लियो, क्योंकि ऑप्शन में मैंने देखा पहले और बोला भी था कि डी है, देखो डी है, तो अगर मैं 3 लेता हूं तो ये 2D बनेगा, जो कि टेक्निकली गलत हो गया, लॉजिकली गलत हो गया। फिर वो 6 ले ले, हाँ ले ले, 6 हो जाएगा, तब भी ले ले 6, तब भी कर दूंगा। कह रहा करवा देंगे एग्जिस्ट, हाँ तो जाना जहां से आया है वहीं जाके करवा, जिनसे पढ़ता है वो करवा देते होंगे, है ना, उनसे करवा ले, ये तो रिपीट हो गया, उन्हीं से करवा ले, जिनसे पढ़ के आ रहा है उन्हीं से करवा ले, जा निकल यहां से, मेरे को मत खा यार, सुकून से जीने दे और तू भी जी। आ जाओ, अब स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो शुरू करेंगे। प्रॉपर्टीज वाले सेगमेंट में हम आ चुके हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चरल पार्ट जा चुका है, हम अब स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करने वाले हैं। ये होता क्या है मोटा मोटा तौर से, ये छोटा मोटा जो भी दिख रहा है इसको बना लो, फटाफट बना लो इसको। कोई बात नहीं, हर हर साल की दिक्कत है। देखो पिछले साल सो सीरियस नहीं थे, पिछले साल जिन्होंने मजाक मस्ती जरूरत से ज्यादा करी है ना, या किसी और वजह से, कोई भी मैं हमेशा नहीं बोलूंगा कि सबकी गलती ऐसी होती है, तो किसी न किसी अपनी कमी की वजह से तुम इस साल वापस पढ़ रहे हो, और अपनी कमी को अगर इसी साल पहचान जाओगे तो फिर अगले साल नहीं आओगे। तो बेटा कमियों को अगले साल नहीं, करंट सेशन में ही पहचानो, नेक्स्ट सेशन में नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। बात बुरी लगी हो माफ करना, मगर सच यही है, अपनी कमियों को इसी करंट सेशन में ही पहचान जाओ, तो अगले सेशन की नौबत नहीं आएगी। अगला सेशन मेडिकल कॉलेज में कट रहा होगा।
हाँ हेल्थ इशू है, कुछ और है, क्या है वो, ठीक है। जो जेन्युइन रीजन है, ठीक है। बहुत इस बार कट ऑफ बहुत हाई गई है, ठीक है, मान लेते हैं। मगर ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम 100% परफेक्ट थे, कुछ तो कमियां रही होगी। ठीक है ना। सक्सेस होना है, सेटिस्फेक्शन चाहिए, जो मेहनत कर रहे हो उसके लिए डेडिकेशन चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप है, जो कमी है उसे एक्सेप्ट करिए और किसी को ब्लेम मत करिए। है ना, सबसे आसान होता है कि एक साल नहीं हुआ, दूसरे साल के लिए दूसरी कोचिंग में चले जाते हैं, क्योंकि हमें तो वो करना ही होता है ड्रॉप। तो आसान सा होता है, कह रहे ये कोचिंग सही नहीं हो, घर वाले भी इसी चीज को मानते हैं, पता नहीं क्यों। अरे यार, कोचिंग आज की तारीख में कोई भी हो सब सिलेक्शन करवा देती है, कोई भी हो, सबको तो एनसीईआरटी पढ़ानी है। ठीक है बेटा, बना लिया। चलो, किस किस को समझ आ रहा है ये भी बताओ। आज मैं एक अलग चीज, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है भाई? लो वोट करो यार, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए थोड़ा सा, पता तो चले। यहाँ फेफड़ा फाड़ रहे हैं बैठ के। आराम थोड़ा, देखो गला तो वैसे ही खराब था आज, चाय के लिए बोलता हूँ मैं। तुम जब तक, ले, और रवि कॉफी है, बनाइए जरा, एक दे दीजिए हमें सबसे पहले। आइए लाइए हो, कहो मर्दे, कॉफी दे दीजिए। चलो देखते हैं भाई, 96%। चलो मेरा मोटिवेशन आज का तो हो गया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 96.5% लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है। अब कम से कम पता तो चलेगा कि 3.5% जो है उसमें थोड़े तो स्पैमर है, मैं जानता हूं, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिन्हें मैं स्पैमिंग तो नहीं बोलूंगा। ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं भी समझ आ रहा, हो सकता हो एक जो गैप कम्युनिकेशन का है, उसकी वजह से कई बार ऑनलाइन में जो बच्चे का और टेचर का कम्युनिकेशन गैप है, वो ऑफलाइन की बराबरी कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सामने बैठ के पूछ रहा होता है। वो एक अलग चीज है ना। लाख टेक्नोलॉजी आ जाए मगर वो गैप उतना कम नहीं हो सकता जितना ऑफलाइन में होता है। ठीक है, तो उसके भी रीजंस होते हैं, देखो भले ही मैं ऑनलाइन में खड़ा हूं पर जो सच है वो सच है। ठीक है ना, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। चलो हमारी कॉफी आती है, तब तक हम डाउट देखते हैं क्या कुछ पूछ रहा है। सर 109 का ग्रुप 3 होगा। बताओ उसे, 104 से लेके, अरे ए शिवानी, शिवानी ने पूछा है ये डाउट। अरे ए शिवानी, तू लगती है नानी। सर 109 का ग्रुप 3 नहीं, नहीं है बेटा। 109 का ग्रुप वही होगा जो उसकी आखिरी 2 डिजिट है। 104 से लेके 118 तक आखिरी 2 डिजिट वाला होगा। ठीक है, तो नाइन्थ ग्रुप ही होगा, उसमें 9 ही लिखा होगा मैंने। ठीक है, 9 ही होगा। कल नहीं आए आप शिवानी जी? अरे ए शिवानी। आदि गुप्ता, किस चीज का आदि है? सर मुझे आप जैसा बनना है। अरे वाह, नहीं बेटा, मुझसे बेहतर बनाने के प्रयास में हूं मैं आप सबको। तो आप मेरे जैसे क्यों, मुझसे अच्छे बनने के प्रयास में हो पहले से ही, तो आप पीछे क्यों आ रहे हो? है ना, अगर आपने चुन लिया, आपने खुद अपना जो भविष्य है वो मुझसे बेहतर बनने वाला चुना है, मुझसे बेहतर, तो बस उसी पे फोकस करो, मुझसे भी ऊपर जाओगे यार।
सर क्वेश्चन लैंग्वेज समझ नहीं है, पर पढ़ा रहे हो वो समझ आ रहा है। हुसैन कह रहा है अब ये फ्रेंच में चलती होगी इसके वहां पे, अंग्रेजी में ही है। बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बेस्ट हैं सर जी, वी आर गेटिंग योर पॉइंट। अरे वाह। ज्योत्सना कह रही है कि सर नियोन कुछ बोला, अलग यूनिवर्स में चल रही है ये बंदी। लव यू 3000 सर, सुमित सिद्धार्थ कह रहा है लव यू 3000 सर। अच्छा, इसका कोई अलग 3000 बार लव यू बोलना चाह रहा है ये। सबर का फल है क्या तू? सर आप स्पैमर पे ध्यान मत दीजिए, स्नेहल कह रही है। सुथार, ये तो शूटर है, आप सा कोई नहीं है। अरे बहुत बढ़िया। अरे यार ज्यादा तारीफ सुन लूंगा ना, मैं अच्छे से पढ़ा नहीं पाऊंगा, रहने दो, शर्मा गया मैं। ए भाई दे दे कॉफी यार, दे दे यार कॉफी के उबाले हैं तो लिया नहीं माँ है। अरे कौन नहीं यार, जल्दी से दे दे, फिक ज्यादा मीठी ना कर दे यार भाई, जल्दी दे दे। इज्जत से कॉफी, आओ। हाँ जी, अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट आइए, कहानी है स्क्रीनिंग की और कहानी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, जिसमें हम पहले स्क्रीनिंग को समझेंगे कि स्क्रीनिंग क्या है। अब स्क्रीनिंग सीधा सीधा मैं ये बताता हूं कि क्या है। अंदर बैठा न्यूक्लियस गात लगा के बैठा होता है, और किस पे गात लगाता है बेटा? मान लो हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, वो आपने बना लिया सिस्टमेटिक डायग्राम, मैं इसको अपने तरीके से समझा रहा हूं, वो अच्छा है, वो बना लिया, उसमें सब समझ जाओगे अगर इसमें समझ गए तो। ठीक है, अब सुनिए, ये है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस सारे इलेक्ट्रॉन्स पे गात लगा के बैठा है। गात बोले तो अट्रैक्शन पसंद है उसे, वो सबको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इन्होंने इस डायग्राम में भी इस पे कुछ कमी छोड़ी है, यहां से ये वाले अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी अट्रैक्ट होंगे, और गात लगा के बैठा वो। अब ये बच्चों वाला सवाल मत पूछना कि ऐसा है तो फिर एक दिन तो ये सब इसमें क्यों नहीं आ जाते हैं। अरे तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बराबर हो जाता है, सब पता है तुमको, है ना, वो पढ़ चुके हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो एनीवेज वो सब बातें मुझे नहीं करनी, मैं कह रहा हूं कि इस पर जो लग रहा है वो इसका अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। हम क्या करेंगे, एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन लेंगे जो कि जनरली आउटर मोस्ट होता है, जनरली आउटर मोस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आउटर मोस्ट ही टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, आपकी मर्जी, आप इस अंदर वाले को टेस्ट मान लो। जब आप इस अंदर वाले को टेस्ट मानोगे तो अंदर वाले की तुलना में ये वाले तो बाहर हो गए, तो ये लड़ाई से ही बाहर हो जाएंगे कि हटा सावन की घटा। अब हमारी जो भी लड़ाई है वो इससे चलेगी। मतलब अगर हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन इसमें है तो फिर हम इससे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ चेक करेंगे कि क्या सीन है। अगर हम बाहर वाला ये लेते हैं तो फिर हमारे लिए अंदर वाले ये हो गए। तो याद रखना, वैसे टेस्ट इलेक्ट्रॉन जनरली आउटर मोस्ट लिया जाता है, बट ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसे आउटर ही माना जाए, और आपको ऐसा कभी सवाल नहीं आएगा कि कौन सा लेना और कौन सा नहीं। आपके लिए तो जनरली उसे कौन सा माना जाएगा, आउटर मोस्ट ही माना जाएगा। अब शील्डिंग, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको स्क्रीनिंग बोलते हैं, और एक और वर्ड होता है शील्डिंग। दो शब्द हैं अंग्रेजी के, स्क्रीन और शील्ड। शील्ड का मतलब होता है कवच, शील्ड का मतलब क्या होता है? शील्ड, कवच, कवर करना किसी चीज को। और स्क्रीन का मतलब भी वही होता है कि इसके आगे एक स्क्रीन लगा दो, उसे भी कवर करना कहते हैं। इसीलिए स्क्रीनिंग वर्ड और शील्डिंग वर्ड एक ही चीज है। तो स्क्रीनिंग हो चाहे शील्डिंग हो, फर्क क्या है? कुछ भी नहीं। फर्क और मतलब क्या है कि एक कवरिंग। अब क्या है? कवरिंग। अब कवरिंग सुनो क्या है, सुनो। यहां कौन बैठे हैं? इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं। अंदर भी कौन बैठे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं। अंदर भी कौन बैठे हैं? इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं।
अब हम क्या है कि टेस्ट इलेक्ट्रॉन वो है जिससे हम बात करने गए। हमने इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन से जाकर पूछा कि बता न्यूक्लियस और तेरा क्या है, तो उसने कहा प्यार भरा रिश्ता है। फिर आपने पूछा कि नहीं प्यार तो ठीक है, मगर उतना ही प्यार है क्या जितना मिलना चाहिए था? उसने जो बड़े बड़े वादे किए कि है ना झुमका दिलाऊंगा, वो भी दिलाऊंगा, ये भी दिलाऊंगा तेरी कसम, क्या उस गाने का सार आज तुमको समझ आ रहा है? लेकिन इसने फिर आपने जब वो गाना उसे याद दिलाएगा, है ना, मुझसे शादी करोगी वाला, तो इसने इसका दर्द निकल के आया कि जितने वादे किए थे उस न्यूक्लियस ने, उतने वादों पे वो खरा नहीं उतरा है। उससे उतने वादों पे वो, है ना, खरा नहीं उतरा। उसने बोला झुमका दिलाऊंगा, कंगना दिलाऊंगा, सब कुछ दिलाऊंगा तेरी कसम, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, है ना। कह रहे हाँ प्यार है, ऐसी बात नहीं है, प्यार करता है, पर मुकर गया थोड़ा सा। मतलब मुकरा क्यों? बोले जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। आपने इसको जाके पूछा, इसका मतलब खुश नहीं हो उसके साथ बहुत ज्यादा, कि नहीं अब जो भी है यही है ना, जो भी है यही है, अब इसी के साथ जीना सीख गया हूं, यही बोला इसने, इसी के साथ जीना सीख गया हूं। मगर इसके मन में कुछ बातें तो हैं। इसका मतलब है इससे, न्यूक्लियस से इसको जितना अट्रैक्शन बेटा मिलना चाहिए था उतना अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है। अगर उतने का उतना अट्रैक्शन मिल जाता तो ये वर्ड इफेक्टिव आता ही नहीं। अभी समझेंगे कि ये वर्ड इफेक्टिव का क्या मतलब है। अगेन वापस आओ, मैंने कहा इसको जितना अट्रैक्शन मिलना चाहिए नहीं मिला, तो बीच वाला अट्रैक्शन कहां गया? ऐसी क्या चीजें थी जिसकी वजह से वो प्यार जो है वो कम है? तो चीजें थी तकरार, क्या? वो लड़ाइयां। अरे किसकी लड़ाइयां? अरे लड़ाइयां किसकी? ये इलेक्ट्रॉन इसे चाहता ही नहीं है कि ये पास जाए न्यूक्लियस के, ये वाला इलेक्ट्रॉन, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन ये भी नहीं चाहता है कि ये पास जाए। ये जो रिपल्शन है, ये जो रिपल्शन है, ये रिपल्शन क्या करता है? इस पर जितना अट्रैक्शन लगना चाहिए उसको थोड़ा कम कर देता है। तो अंदर कुछ तकरार टाइप की चीजें भी हैं। और रिपल्शन कौन कर रहा है? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स। कैसे कर रहे हैं? कि इसके और इसके बीच में आ गए हैं। ये न्यूक्लियस इसको अच्छे से देखना चाहता है, ये न्यूक्लियस उस आखिरी इलेक्ट्रॉन्स को खूब देखकर प्यार करना चाहता है। मगर बेटा बीच में अंदर वाले जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आगे आ जाते हैं, स्क्रीन डेवलप कर देते हैं, खुद ही आके कहते हैं वो लो मुझे भी देखो, मुझे भी देखो, ऐसे आ जाते हैं। जैसे आजकल वो रील्स आती है ना, कि पहले तो एक महिला आ रही होती है, सब लोग ऐसे देख रहे होते हैं, फिर एक तुरंत वहां पे पुरुष आ जाता है कि मैं भी तो सेम ही स्टेप कर रहा हूं, मुझे क्यों नहीं देख रहे? ऐसा ही होता है। तो ये ऐसे आगे आ जाते हैं, ये देखना तो इसे चाह रहा है, मगर बीच में ये स्क्रीन डेवलप कर रहे हैं, बीच में ये शील्डिंग डेवलप कर रहे हैं, ये बीच बीच में आए हुए इलेक्ट्रॉन्स। ये बीच में आए हुए इलेक्ट्रॉन्स कवरिंग कर रहे हैं, किसके बीच में? इसके और इसके बीच में। अब कवरिंग समझ आ गया, शील्डिंग समझ आ गया, सब कुछ आ गया, बट ये कवरिंग कर रहे हैं तो टेक्निकली सोचो ये कर क्या रहे हैं। अब हम फोर्स से चलते हैं, ये इसको देखना चाह रहा है या अट्रैक्शन लगाना चाह रहा है? तो अब हम दूसरे टर्म्स में इसको समझेंगे। सर अट्रैक्शन लगाना चाह रहा है, और अट्रैक्शन कब कम होगा? जब रिपल्शन बढ़ेगा। तो बेसिकली वो कवरिंग, वो शील्डिंग है क्या? रिपल्शन। वो जो कवरिंग है, वो जो शील्डिंग है ना, वो जो स्क्रीनिंग है, वो जो शील्डिंग है, किस टर्म में देख रहे हैं हम उसे? रिपल्शन के टर्म में समझेंगे कि वो जब आगे आएंगे तो रिपल्शन होगा, और जब रिपल्शन होगा तो जितना अट्रैक्शन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगना चाहिए था वो थोड़ा घट जाएगा। जितना रिपल्शन है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचा हुआ अट्रैक्शन आ जाएगा। सिंपल है। कह रहे क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? फिर खली भी आता है, कह रहे कि हट तू देख ले भाई, भाई देख तू, कोई टेंशन नहीं है। अभी समझ आ गया? क्या स्क्रीनिंग किसकी टेंडेंसी है? आउटर इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है या अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी है? जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन
टेंडेंसी किसकी है? शील्डिंग की अगर हम बात करें, एक पहली डेफिनेशन की अगर हम बात करें, मुझे शील्डिंग की अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो बताओ क्या लिखूं? किसकी टेंडेंसी है ये? किसकी टेंडेंसी है बेटा? टेंडेंसी ऑफ inner shells electrons, inner electrons to protect outer test electron from nuclear charge. तो क्या डेफिनेशन लिखोगे इसकी? अलग से एक पेज आगे वाला चित्र तो आपने बना ही लिया, अब आप इसको लिखिए स्क्रीनिंग शील्डिंग इफेक्ट, जिसे हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड वाला नहीं है बेटा, है ना, ये ऐसे ही है सिग्मा, दूसरा वाला है। अब दोनों सेम सेम हो गए तो क्या करें, है ना, नाम सेम होने से पप्पा थोड़ी सेम हो जाते हैं। लो, स्क्रीनिंग इफेक्ट है तो ये सिग्मा नाम ऐसे ही दे दिया, तो यहां पे लिखेंगे टेंडेंसी, सफेद रंग ना आ रहा, टेंडेंसी ऑफ इनर shells electrons to protect outer test electron from nuclear charge, है ना। तो टेंडेंसी है इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की, क्या टेंडेंसी है? टू प्रोटेक्ट आउटर टेस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। वो क्या कर रहे हैं? आगे आ रहे हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं बेटा? आगे आ जा रहे हैं, बीच में आ जा रहे हैं। ये न्यूक्लियस है, ये इस पे पूरा पूरा न्यूक्लियर चार्ज लगाना चाहता है, और अगर ये पूरा पूरा लगाना क्यों नहीं लगा पा रहा है? क्योंकि ये बीच में आ जा रहे हैं। बीच में आ रहे हैं तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट ही तो कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, बेसिकली कवर कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कम ही कर रहे हैं बेसिकली आगे आके, है ना। तो यहां पे रिपल्सिव फोर्स है ये बेसिकली, है ना। इसको और आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ रिपल्सिव फोर्स exerted by inner electrons towards outermost टेस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको इस लैंग्वेज में समझ लो, ये भी अच्छा है कि भाई वो तो ठीक है, वो भी डेफिनेशन है, और ये नीचे वाली है ज्यादा आसान डेफिनेशन है कि स्क्रीनिंग है क्या? एक रिपल्सिव फोर्स है। कौन लगा रहा है? अंदर वाले। किस पे लगा रहे हैं? बाहर वाले पे। ठीक है भाई, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये चीज 0 हो जाती है। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, बट कोई कैलकुलेशन वगैरह अपने सिलेबस में नहीं है, गोली मारो उसे। अब हमारे पास आता है जेड इफेक्टिव, जिसे हम ऐसा लिखते हैं जेड इफेक्टिव, और पूरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं। बार बार बोलूंगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा? जेड। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जेड। जेड क्यों? क्योंकि प्रोटॉन ही है अंदर जो खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर, तो वो जेड ही होगा। ठीक है भाई, तो जेड इफेक्टिव हमारे पास आ चुका है। कैसे? हमको पता चल गया कि टोटल प्यार जितना शादी से पहले वाले वादे में से अगर मैं बाद की लड़ाइयां निकाल दूं, तो बचे हुआ प्यार अगर मुझे निकालना है तो टोटल प्यार में से रिपल्शन निकाल दूंगा ना। तो इसका मतलब हुआ ये जो है, ये है हमारा नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो रियलिटी है, और ये है हमारा टोटल अट्रैक्शन,
इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि भाई 10 प्रोटॉन है तो 10 की पावर लगनी चाहिए हर एक इलेक्ट्रॉन पे, नहीं लगती। और ये है हमारा रिपल्शन, जिसे हम पढ़ चुके हैं, कौन सा, स्क्रीनिंग, शील्डिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा जेड इफेक्टिव। बचा हुआ इट्स इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात करें कि इसको कैसे निकालें, तो बचा हुआ प्यार है ना, बचा हुआ रिमेनिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर शील्डिंग। सिंपल सी बात है, याद लिख दें डायरेक्ट, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको अगर लिखें हम तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन टेस्ट, आउटर मोस्ट टेस्ट इलेक्ट्रॉन। हकीकत, इसका मतलब क्या है, हकीकत, बचा हुआ। ठीक है भाई, और बचा हुआ कैसे निकलेगा, जब हम टोटल में से सब कुछ माइनस कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो कमियां हैं उसे हटा दो तो बचा हुई चीज आ जाएगी बेटा। लो भाई लो, ये नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ये हमारा जेड इफेक्टिव हो गया, है ना। तो स्क्रीनिंग और जेड इफेक्टिव तो एक साथ चलता है बेटा, एक साथ ही चलता है सब कुछ, है ना। इसको नेट फोर्स बोल सकते हो, इसको रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो, है ना। नेट बोल दो, रिजल्टेंट बोल दो, है ना। ऐसा नहीं कि रिजल्टेंट बोल दिया तो परेशान हो गए, थोड़ा थोड़ा अब यार इंग्लिश के शब्द बदल जाते हैं, है ना। तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे होता है ना कि किसी का पैकेज 1 करोड़ है, मगर उसके हाथ में ऐसा थोड़ी कि 1 करोड़ डिवाइड बाई 12 कर दोगे तो हर महीने उतने पैसे मिल रहे हैं, नहीं। नेट पेएबल सैलरी, उसकी टैक्स कटता है, ठीक है, कुछ और टाइप की चीजें भी कटती होगी, तो टैक्स वगैरह कट के, तो ये बेसिकली इन हैंड सैलरी है। कहते हैं ना, हम ऐसा बोलते हैं ना कि इन हैंड कितना आ जाता है कट पिट के, तो ये कट पिटना तो इधर हो गया, तो ये तो सब टैक्स फैक्स हो गए। ये ग्रॉस सैलरी हो गई उसकी, ग्रॉस और नेट दो वर्ड होते हैं, ये ग्रॉस सैलरी हो गई, है ना। और ये हो गया आपके जो घर का सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर, उस पे ग्रोस वेट होता है और नेट वेट होता है। जो ग्रोस वेट होता है वो उसमें 15 kg गैस प्लस उस सिलेंडर का वजन मिलाकर लिखा होता है ग्रोस, और नेट में आता है कि उस सिलेंडर का वजन माइनस कर दो, फिर उसमें गैस कितनी फिल होती है, कितने केजी फिल होती है, वो नेट होता है, बचा हुआ। समझ गए बात को, ओके, ये चीज है। जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आप डायरेक्ट इसको जेड, तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास है, ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कर लो तुम, ये वैल्यू हमारे पास होती है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, जिसका हम, जो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो भाड़ में जाने दो उसको। अब बात आते हैं कि ऑर्डर ऑफ शील्डिंग, अब क्या लिखेंगे हम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, कहीं डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग, है ना, फॉर डिफरेंट सबशेल ऑफ सेम शेल, डिफरेंट सबशेल्स ऑफ सेम शेल। तो वो होता है क्या, एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी, और उसके बाद एफ। इनको हम पुअर शील्डिंग बोलते हैं, इसको हम वेरी पुअर शील्डिंग बोलते हैं, और शील्डिंग मतलब सिग्मा ही होता है, और एस और पी की शील्डिंग ठीक होती है। अभी इस चीज को क्लियर करते हैं। देखो, एस के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह होती है, होती है। पी के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 लोब में फैली होती है, होती है। नोडल प्लेन होता है एक, इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता है, ठीक है। अब समझना, ये रहा न्यूक्लियस, मैं तो फील करवाऊंगा, याद थोड़ी, याद है सबको मैं जानता हूं, लेकिन फील भी तो करोगे, आ जाओ फील करते हैं, आपको फील करवाते हैं, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट है हैशटैग फील वाली आईओसी, तो फर्क तो होगा ना।
हैशटैग फील वाली आईयूसी। तो ये है, ये है, ये है, यहां बैठा हमारा हीरो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब समझना, नोडल प्लेन का मतलब क्या है? वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना के बराबर होती है। तो अगर मैं बीच में एस लगाऊंगा, फील करना इस चीज को, अगर मैं बीच में एस लगाऊंगा, एस कह रहे ले भाई ले, बताओ अब ये न्यूक्लियस इसको अच्छे से देख पाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने एक ऐसी चीज रखी हुई है जिसमें इलेक्ट्रॉन हर तरफ है, यानी कि उस न्यूक्लियस को कोई सुराख ही नहीं मिल रहा है कि मैं उसे देखूं। क्यों? क्योंकि वो एस जो है वो पूरा इस तरह से स्पेरिकल शेप में आगे आ गया। इसीलिए कहते हैं कि एस जो है वो सबसे बढ़िया दीवार बनाता है बीच में। और सबसे बढ़िया दीवार कौन बनाएगा? जिसमें नोडल प्लेन नहीं होगा, हर जगह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, तो वो सबसे बढ़िया दीवार बनाएगा ना बेटा, है ना? तो वो सबसे बढ़िया दीवार बनाता है, इसीलिए उसकी शील्डिंग, शील्डिंग का मतलब दीवार बनाना, स्क्रीन बनाना, प्रोटेक्ट करना, तो सबसे बढ़िया कौन प्रोटेक्ट करेगा? ऐसे ही करेगा फिर, इसीलिए सबसे आगे है। देखो फील आई कि इसे आगे क्यों रखा जाता है? रटने को तो रट लो यार, किसी को भी याद हो जाएगा एसपीडीएफ, ले 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 ले, लेकिन मजा तब है जब फील आए। 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, फील के साथ पढ़ो, जिंदगी में ना भूलोगे। मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी पढ़ते हुए भी मेरी बात याद आ रही होगी, और वैसे भी मेरी तो ऐसी ऐसी बातें हैं तो जिंदगी भर ही याद आ रही होगी। आ जाओ। तो ये एस बढ़िया सिल्ली। फिर मान लो मैंने यहां पी लगाया, पी। अभी देखो दूसरी कंडीशन में मैंने क्या लगाया बेटा? पी लगाया। दूसरी कंडीशन देखना, अब ऐसे है, अब मैंने मान लो पी लगाया। पहली चीज, पी जो है वो न्यूक्लियस से थोड़ा तो दूर होगा एज कंपेयर टू एस, तो पी लगाया। अब पी ऐसा है, अब पी का जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है और पी का जो डेंसिटी है ना, पी का जो डेंसिटी है, देखो मेरे को कोई बड़े बड़े कॉन्सेप्ट और शब्द यूज ही नहीं करता, मैं तो देसी भाषा में फील करवाता हूं। पी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 लोब में फैली हुई है। पी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 लोब में फैली हुई है। मानता हूं ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 आ सकते हैं, मानता हूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ज्यादा होने से मतलब नहीं है वो ज्यादा फैली भी तो 2 लोब में, तो फैलने के लिए भी एरिया ज्यादा है। दूसरा, वहां पे एक नोडल प्लेन भी होगा, वो नोडल प्लेन में आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन फाउंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर होती है, ना के बराबर होती है। नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन फाउंडिंग प्रोबेबिलिटी, नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन फाउंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो होती है नोडल प्लेन में। तो इसके अंदर नोडल प्लेन है, तो कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियस देख लेगा ना उस सुराख में से। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर दूर फैले हुए हैं तो मुझे देखना, अरे भाई सिंपल सी बात है, मैं कुछ देखना चाह रहा हूं, लेकिन मेरे आगे लोग आ जाएं और ऐसे आए कि बिल्कुल कस के खड़े हो जाएं, ऐसे दीवार ही बन जाए, और ऐसी दीवार बने कि एक दूसरे के सट के खड़े हो जाएं आगे 6-6 फीट के, तो मैं देख पाऊंगा नहीं ना? फिर मान लो वो थोड़े दूर दूर हो जाए, तो मैं थोड़ा थोड़ा तो देख पाऊंगा ना कि अरे देखो वो रहा, देखो वो आ रहा है ना, देखो वो आ गया। फिर मान लो डी है, तो डी तो और ज्यादा डिफ्यूज्ड शेप है, डी तो और ज्यादा डिफ्यूज्ड शेप है, ऐसे ऐसे उसमें तो 2 से ज्यादा लोब होती है। अब डी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो 4 लोबों में फैली हुई है, 4 लोब्स में फैली हुई है, और नोडल प्लेन भी चांसेस ज्यादा है इसके, नोडल प्लेन के चांसेस भी ज्यादा है। लो फिर ये और पीछे आ गया। एफ में और बढ़िया रंगोली बनेगी, दीपावली वाली। एफ के अंदर और ज्यादा डिफ्यूज्ड शेप है। तो ये लोग अपनी पुअर शील्डिंग का कारण बताओ क्या? ड्यू टू देयर साइज एंड ड्यू टू देयर डिफ्यूज्ड शेप, है ना? रीजन क्या है इनका? डिफ्यूज्ड शेप, ड्यू टू देयर डिफ्यूज्ड शेप। और डिफ्यूज्ड शेप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? लो है। लो, अब ठीक है, फील आई बेटा? समझ में आया? अल्टीमेटली ऑर्डर याद रखना है, अल्टीमेटली ऑर्डर याद रखना है बेटा। ओके, अब्दुल रहमान कह रहा रिपीट करो, नहीं करना बेटा, ये याद कर ले ऑर्डर। एसपीडीएफ याद हो जाएगा, डिक्रीजिंग, ठीक है, कोई नहीं पूछेगा कि क्यों होता है, क्या होता है, क्या नहीं, कुछ कोई नहीं पूछेगा, चिंता मत कर।
तो शेप और साइज यहां पर भी मैटर करते हैं बेटा। आओ आगे चलते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कि अभी आपने कहा कि शील्डिंग का ऑर्डर ये रहा। दो चीजों पे ध्यान दूंगा मैं। मैंने आपका ऑर्डर लिखा एस, पी, डी और एफ, और बोला कि ये पुअर शील्डिंग है। फिर हमारे को एक फॉर्मूला आया कि जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा होता है। आ जाओ नेक्स्ट। ये लो, अब देखो मैथ्स आती, मैथ्स मैथमेटिक्स ये कहती है कि बीच में ये माइनस लगा हुआ है, मतलब इसकी वैल्यू जितनी कम होगी इसकी वैल्यू उतनी ही। बताओ कमेंट में, जल्दी बोलो। यहां बीच में माइनस लगा हुआ है, इसकी वैल्यू जितनी कम होगी, इसकी वैल्यू जितनी घटाऊंगा इसकी वैल्यू क्या करूंगा? जल्दी बताओ जल्दी। ज्यादा होगी, है ना? अधिक, हाँ अधिक होगी। ये लो, तो मैथ्स है, तो सिंपल मैथ्स है। यहां पे एक वैल्यू अज्यूम कर लो 10, फिर अगर मैं यहां पे 2 करता हूं, है ना, सॉरी ज्यादा, मैं यहां पे 5 करता हूं तो ये 5 आएगा। फिर मैं यहां पे इसकी वैल्यू को कम करता हूं, 4 करता हूं तो ये 6 हो जाएगा। फिर मैं यहां पे 3 करता हूं तो ये 7 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इधर की वैल्यू को कम करूंगा तो इधर की वैल्यू बढ़ेगी। और जेड इफेक्टिव बेसिकली है क्या? जेड इफेक्टिव है क्या, मुझे ये बता दो। जेड इफेक्टिव है क्या, मुझे तो इतना सा बता दो। जेड इफेक्टिव है क्या? जेड इफेक्टिव इज नेट अट्रैक्शन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन। नेट अट्रैक्शन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन। और अगर नेट अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन नजदीक आएगा, और अगर नजदीक आएगा तो इसके और इसके बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो जाएंगी। और जब कोई चीज, आप सोचो इस बात को, ये रहा न्यूक्लियस और मेरा आउटर इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है और ये इसको खींच रहा है। मेरा अंदर वाले लोग बोले तो सिग्मा, अंदर की पंचायती कमजोर होगी, अंदर की पंचायती कमजोर होगी तो इसको मजा आएगा ना बिड़ू इसको देखने में। तो शील्डिंग पुअर होने पर अल्टीमेटली ये अच्छे से इसको प्यार कर पाएगा, और जब इसको अच्छे से प्यार कर पाएगा तो ये इसको अपने पास खींचेगा कि नहीं? और जब पास खींचेगा तो बताओ, पास खींचेगा तो बताओ ये नजदीक जाएगा, और नजदीक जाएगा तो आपको फील आ रही होगी कि हम एटम को जनरली स्फेरिकल बनाते हैं, बीच में न्यूक्लियस बनाते हैं, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है उसे हम आर कह सकते हैं। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को हम रेडियस मान सकते हैं। अगर ये वाला नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो ये पास आएगा, और अगर पास आएगा तो बताओ जो एटम है उसमें कॉन्ट्रैक्शन लगेगा क्या? और अगर कॉन्ट्रैक्शन लगेगा तो बताओ रेडियस क्या होगी? थोड़ी सी कम होगी। तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन का साइज के साथ रिश्ता है भैया, है ना? इसका मतलब है जेड इफेक्टिव का रिश्ता कॉन्ट्रैक्शन के साथ है, कॉन्ट्रैक्शन का रिश्ता साइज के साथ है। फील आ गई? समझ में आया? चलो ठीक है, अच्छी बात है, समझ आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा तो इसको ऐसे लिखो, जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होगा, और इस वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है, इस वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है इन साइज वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगा। कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, है ना, जिसकी वजह से हम साइज को डिक्रीज बोल सकते हैं। एक ही बात है, अगर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज लिख रहा हूं तो साइज डिक्रीज ही हो रही है। ऐसे कह रहे हैं साइज में एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज, पागल हो गया, भांग खा गया है? नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्शन इन साइज जो है वो इंक्रीज है, और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने पे ओवरऑल रिजल्ट में साइज जो है वो डिक्रीज होगा।
ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं इतना कंफ्यूज आपको नहीं करता हूं, मैं जानता हूं आप बहुत महान हैं, इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर देता हूं और फिर साइज डिक्रीज कर देता हूं। चलो, तो अब हमारे पास तीन तरह के कॉन्ट्रैक्शन हमारे सिलेबस में है, बेसिकली दो ही तरह के हैं, तीसरा वाला एप्लीकेशन ही नहीं है उसकी। तो तीनों कॉन्ट्रैक्शन क्योंकि वो जेड इफेक्टिव से और सिग्मा से रिलेटेड है, तो तीनों कॉन्ट्रैक्शन को यहीं समझाऊंगा। इसके बाद आगे चलकर मैं कभी उन कॉन्ट्रैक्शन को समझाऊंगा नहीं, बस ये बोलूंगा कि इसमें ये वाला कॉन्ट्रैक्शन लग गया, इसमें ये वाला कॉन्ट्रैक्शन लग गया, सीधा बोलूंगा। आज समझाऊंगा, उसके बाद नहीं समझाऊंगा। तो हमारे पास तीन तरह के कॉन्ट्रैक्शन मोटे मोटे तौर पे आते हैं, और तीन तरह के कॉन्ट्रैक्शन कैसे आएंगे? एक है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, लिख दो इसमें। आज हम कॉन्ट्रैक्शन समझ रहे हैं, इन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आगे क्या चेंजेस आएंगे वो वहीं पर देखेंगे। दूसरा है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और तीसरा है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तीन तरह के कॉन्ट्रैक्शन हम देखेंगे, कुछ नहीं है, अभी 2 मिनट में हो जाएगा। ये लगता है ड्यू टू पुअर सिग्मा ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स, या डी भी लिख सकते हो इन जनरल। ये लगता है ड्यू टू पुअर सिग्मा ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन्स, और ये लगता है ड्यू टू पुअर सिग्मा ऑफ 5F इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मेरा सवाल, अगर मैं सिग्मा का ऑर्डर लिखूं, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग, थ्री डी 4F और 5F, बताओ जरा इनके अंदर शील्डिंग का ऑर्डर बताओ, और फिर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे। ये TC, ये LC और ये AC। बताओ ऑर्डर ऑफ शील्डिंग, देखो है तो तीनों ही वीक, लेकिन अब वीक में भी कौन ज्यादा वीक कौन है ना, तो बताओ ठीक ठाक सी हमें पता है कि डी वाला तो स्ट्रॉन्ग ही होगा F से। अरे भाई डी वेन माना कि डी वीक है, पर F से तो स्ट्रॉन्ग है, तो आगे आ जाएगा। फिर दोनों ही F है, तो बताओ साइज तो है ना, समझ रहे हो? हाँ, तो साइज का तो फर्क पड़ता ही है बेटा। तो 4 और 5 में साइज किसकी बड़ी है? ये भी F है, ये भी F है, ये 4F है, ये 5F है। अब इनकी शेप तो सेम है मान लिया, मगर साइज बड़ी है। ठीक है, अरे ऐसा होता ना, छोटी बोल बड़ी बोल हरी बोल, है ना, तो ऐसा होता है। तो इसलिए ये शेप तो सेम है लेकिन साइज बड़ी है। अगर 4F की साइज बड़ी है तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैलेगी। सिंपल है, 14 लोग, 14 लोग छोटे कमरे में, 14 लोग बड़े कमरे में, तो 14 लोग बड़े कमरे में ज्यादा बिखरे हुए होंगे, इसका मतलब है सिग्मा और पुअर हो जाएगा। हो गया। और हमें यह चीज समझ आ चुकी है ऑलरेडी कि ये जो हमारा जेड इफेक्टिव और सिग्मा का जो रिश्ता है ना भाई साहब, वो बनती नहीं है इनकी, है ना, क्योंकि हमें पता है कि इसके घटने पे ये बढ़ रहा है। अरे भाई इसके घटने पे ये बढ़ रहा है, तो ये जब जब घटेगा ये तब तब बढ़ेगा। तो इसका मतलब है इनका रिश्ता कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनका रिश्ता कैसा है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिश्ता है। तो इसका मतलब है कि जितना शील्डिंग पुअर उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव, और जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, और जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन साइज के अंदर डिक्रीमेंट उतना ही होगा। अब मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ पूछूं, अब मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ पूछूं, तो फिर इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन इसमें लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां वाला और ज्यादा निकम्मा इलेक्ट्रॉन है और यहां वाला और निठल्ला इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पावरफुल तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, विच इज एप्लीकेबल इन एक्टिनोइड सीरीज
एंड आफ्टर एक्टिनोइड्स, तो ना तो हम एक्टिनोइड सीरीज पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज में, ना ही हम एक्टिनोइड के बाद वाले एलिमेंट्स की बात करते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्ट्रॉन्गेस्ट है। मगर हम ये दो तरह के ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, और इसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप होती है अदर प्रॉपर्टीज में, साइज में, आयोनाइजेशन एनर्जी में, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस इन रीजंस की वजह से, इन दोनों रीजंस की वजह से डेवलप होगी, मैं वहां पर सीधा सीधा बोलूंगा कि देख अंदर की शेल में डी के इलेक्ट्रॉन आ गए, वीक हो गया, पुअर, तो इस वजह से जेड इफेक्टिव बन गया। तो ये कॉन्ट्रैक्शन की बातें मैंने यहां कर ली है। इसके बाद हम अब अगले लेक्चर में, ये बात समझ आई बेटा, फील आ गई बेटा? 4D और 5D की वजह से भी लगता है, बट एक्चुअली द कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले 3D भरा जाता है, और वही एक सिग्निफिकेंटली जो है वहां पर डिफरेंस क्रिएट करता है ना, क्योंकि अब इसके बाद तो क्या होगा कि अंदर की शेल में एक बार 3D भर गया तो 3D तो हर जगह बाद में हो गई, तो फिर 4D भी आया तो कोई नई बात नहीं होगी, इतना फर्क नहीं आएगा। फर्क कब आएगा? जब पहली बार डी के इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो पहली बार डी के इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं, यहां पे 4f है, तो वो इसलिए उसमें इन जनरल तो डी इलेक्ट्रॉन्स ही बोलते हैं, ओवरऑल तो फर्क पड़ ही रहा होता है, ठीक है, मगर जो कहते हैं ना कि किताबों में आपको 3D इलेक्ट्रॉन आगे जाके वही सब देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने लिखवाया। एनीवेज, चलिए, आपको मैंने सारे कॉन्ट्रैक्शन बताए हैं, और कल हम साइज शुरू करेंगे, रेडियस वगैरह शुरू करेंगे, और कल हमारी एक पहली प्रॉपर्टी जो है वो एक तरह से स्टार्ट हो जाएगी। आज जेड इफेक्टिव, आज कुछ क्वेश्चंस वगैरह के चक्कर में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, कोई बात नहीं, हम कल मिलेंगे और बात करेंगे साइज के बारे में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आज जो समझाया वो कल हमारे बहुत काम आने वाला है, इसलिए इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी कल, और कल जल्दी जल्दी भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच।